नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ आपको मिलेंगे वही क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन साथ में आपको शॉर्टकट ट्रिक और सही एक्सप्लेनेशन भी दूँगी। मतलब जो भी इसमें एक्सप्लेनेशन दिया वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर जो वो केंद्रित हो या आपकी अनुवंशिकी हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? अनुवंशिकी। अनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर है। अनुवंशिकी के जनक की बात करेंगे तो मेंडल, ये आपका पूछता है और रेलवे में पूछा भी है। अनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवंशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन द्वारा 1906 में किया गया था। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से संतानों में संचयित होते हैं। जीवों को इन मूल गुणों का सम्मिलन अनुवंशिकता कहते हैं। इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं, ठीक है। तो अनुवंशिकता के मतलब फादर ऑफ जनक की बात करेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल, बस ये आपको याद रखना है। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ये सारा आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हो। हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। विटीकल्चर जो होता है वो क्या होता है? विटीकल्चर क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। अंगूर की खेती होता है, ठीक है। क्या होता है? अंगूर की खेती को विटीकल्चर बोलते हैं। ये आप देख लो, एनटीपीसी 2021 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी का अभिप्राय होता है शिलालेखों का अध्ययन, ठीक है। क्या होता है? शिलालेखों का अध्ययन हो जाएगा। ऑस्टियोलॉजी की बात करेंगे तो ये कंकाल का अध्ययन हो जाएगा। एपिग्राफी शिलालेखों के अध्ययन को। कार्टोग्राफी जो था मानचित्र का अध्ययन, ठीक है। कार्टो न्यूमिस्मैटिक जो होता है सिक्कों का अध्ययन हो जाएगा, ठीक है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को जो है ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। हर्पेटोलॉजी जो था उभयचर और सरीसृपों के अध्ययन को बोलते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे समझ? सेरीकल्चर की बात करें तो रेशम की खेती को सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। रेशम की खेती को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। मछली पालन की बात करेंगे तो इसको जो होता है वो पीसी कल्चर बोलते हैं, ठीक है। जैसे याद रख सकते हैं कि मछली बनाने में मसाला पीसते हैं, तो पीसी कल्चर जो हो जाएगा वो आपका मछली पालन हो जाएगा। उसके बाद आपका मधुमक्खी पालन की बात करेंगे तो आपका एपी कल्चर हो जाएगा। और पक्षी की बात करेंगे तो एवी कल्चर, क्योंकि पक्षी को इंग्लिश में जो है एवियस बोलते हैं, इसलिए इसको जो होता है वो मतलब पक्षी अध्ययन को जो पक्षी पालन को एविकल्चर बोलते हैं। मधुमक्खी को आपका एपी हो जाएगा, मछली को पीसी हो जाएगा। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर आपका रेशम के कीड़ों का जो होता है पालन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जात पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये आपका इथोलॉजी रहेगा। क्या रहेगा? इथोलॉजी। इटियोलॉजी रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र। एंटोमोलॉजी जो होता है कीटों का अध्ययन। इथोलॉजी पशु व्यवहारों का जैविक अध्ययन। इथनोलॉजी जो होता है मानव जाति विज्ञान। हेमेटोलॉजी जो होता है वो किससे संबंधित है? हिमैट का मतलब होता है रक्त, ठीक है। इंग्लिश में हिमैट का मतलब रक्त होता है। हेमेटोलॉजी का अध्ययन जो रहेगा वो रक्त हो जाएगा। मार्फोलॉजी जो होता है वो क्या होता है? जीवों की आकृतियों या उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का जो अध्ययन होता है वो आपका मार्फोलॉजी रहेगा, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो ये आपका एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया रहता है। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से जो है गहरा संबंध है? आपका एंथ्रोपोलॉजी रहेगा। आ जाएगा एंथ्रोपोलॉजी रहेगा। उसके बाद निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान हो जाएगा। आनुवंशिकता में जो होता है वो आनुवंशिकी में जो होता है आनुवंशिकता के बारे में अध्ययन होता है, ठीक है। फिजियोलॉजी में जो तो मानव का जो क्रम विकास होता है उसके बारे में, क्रमगत उन्नति जो मानव में जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो होता है उन्नति होता है उसके बारे में अध्ययन है। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं, संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है फाइटोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। फाइटो का मतलब इनसे समझ लो। तो बचाव और सुरक्षा के लिए फाइटोलॉजी रहेगा, फाइट करते हैं, ठीक है। पौधे के रोगों के बचाव सुरक्षा के लिए फाइटोलॉजी। जीवी चीजों व मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। एडाफोलॉजी हो जाएगा, एडाफोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में शरीर विज्ञान और चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? आपका एंड्रोलॉजी रहेगा। रहेगा एंड्रोलॉजी। पुरुषों से संबंधित है वो आपका एंड्रोलॉजी हो जाएगा। पुरुषों के जैसे भैंस पर यौन रोगों का अध्ययन। बायोइकोलॉजी जो होता है वो प्रकृति के वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। एस्टकोलॉजी जो होता है क्रेफिस का अध्ययन हो जाएगा। डेस्मोलॉजी जो होता है वो शरीर रचना के अंतर्गत लिगामेंट का अध्ययन, ये सब हो जाएगा।
निम्नलिखित में चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार, यकृत की बात करेंगे तो हेप्टोलॉजी रहेगा, ठीक है। हेपैट यूज करते हैं ना यूज इसके लिए। हेप्टोलॉजी जो रहेगा वो यकृत के लिए रहेगा। लीवर के लिए हेपैट यूज करते हैं तो इसके लिए हेप्टोलॉजी हो जाएगा। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो वो वर्गीकरण विज्ञान हो जाएगा, ठीक है। नोथोलॉजी की बात करेंगे तो कार्बन मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन। शरीर रचना विज्ञान जो होता है शरीर रचना शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है, तो ये आपका जानवरों का अध्ययन है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना संबंध है उसको क्या कहा जाता है, एक्सोबायोलॉजी रहेगा। क्या हो जाएगा, एक्सोबायोलॉजी। तत्व और मानव जैसी प्रजाति जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुस आदि के व्यवहार का अध्ययन है, ये आपका प्राइमेटोलॉजी है, ठीक है। प्राइमेटोलॉजी रहेगा। उसका नेम क्या, तो कौन सा मकड़ी का अध्ययन है, तो ये आपका अर्कनोलॉजी रहेगा। क्या हो जाएगा, अर्कनोलॉजी। सोरोलॉजी जो होता है वो किसका अध्ययन है, ये आपका छिपकली का अध्ययन है। सोरोलॉजी जो होता है छिपकली का अध्ययन लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति के चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है, ये आपका एथनोग्राफी रहेगा। क्या रहेगा, एथनोग्राफी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरचित अवशेषों और चिन्हों के अध्ययन के विज्ञान जो होता है वो कहलाता है, ये आपका जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान। पैलियंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, ये आपके जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पौधों का अध्ययन किया, किसका, पौधों का। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है, तो ये आपका कैंसर हो जाएगा, ठीक है। कैंसर जो था ऑन्कोलॉजी हो जाएगा। कवक विज्ञान जो होता है वो क्या ही है, वो कुकुरमुत्ता का अध्ययन हो जाएगा। माइकोलॉजी की बात करेंगे तो ये आपका कवक से संबंधित हो जाएगा। माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, तो ये आपका कवक हो जाएगा। ओनोरियोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो ये आपका सपने का अध्ययन हो जाएगा। सपने का अध्ययन जो होता है ओनोरियोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है, टॉक्सिक, टॉक्सिक क्या होता है, टॉक्सिक का मतलब होता है कोई जहर है, तो टॉक्सिकोलॉजी जहर हो जाएगा। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है, टैक्सो की बात करेंगे तो ये आपका वर्गीय से संबंधित है, ठीक है। ये आपका जो है वो जैव विविधता हो जाएगा। टैक्सोनॉमी मूल रूप से जो है जैव विविधता से संबंधित हो जाएगा, वर्गीय विज्ञान, ठीक। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या होता है, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य होता है व्यापक आकृति विज्ञान के तथ्य के द्वारा जीवों को वगैरह नहीं, साइटोलॉजी विशेषताओं के जीवों को नहीं, जीव के विभिन्न वर्गीय का सीमित करना नहीं, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया हो जाएगा, ठीक है। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य होता है वो अध्ययन अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानक की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को जो होता है क्या कहा जाता है, ये आपका ऊतक विज्ञान रहेगा, ठीक है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को जो होता है वो ऊतक विज्ञान बोलते हैं। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, इसको इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। एक चैप्टर मैंने पढ़ लिया, अब दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं, कोश का सिद्धांत, संरचना और कार्य, ठीक है। इसमें सबसे पहले एनिमल सेल पढ़ेंगे, से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोश की घटक अधिकांश प्रोकैरियोटिक में मौजूद जो होता है वो नहीं होता है, वो केंद्रक झिल्ली जो होता है वो अधिकांश जो होता है प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता है। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज की विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मानव कोशिका में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अधिकांश कोश की प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होता है, ये आपका एटीपी होता है, ठीक है। ऊर्जा मुद्रा जो है एटीपी होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली बोला जाता है, ये आपका लाइजोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइजोसोम। आत्महत्या का मतलब लाश हो जाएगा, ऐसे समझ लो, तो लाइजो लाश, लाइजोसोम हो जाएगा। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, ये आपका जो होता है वो शरीर कोशिका द्रव में होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक में जो होता है वो आपका 70S होता है, तो ये आपका 50S और 30S ये हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 50S और 30S। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया, दिए गए विकल्प में गलत विकल्प का चुनना है। तो झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी नहीं, क्योंकि ये इसमें होता ही नहीं है झिल्ली, ठीक है। और अतिथि छोटा कर ये एकल गुणसूत्र जिसका नेभीय क्षेत्र के अंदर ये देना चाहिए, ये आपको गलत रहेगा, तो पहला आपका सही रहेगा।
जब एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो मोल हो जाएगा। ठीक है। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को जो होता है खत्म कर देता है? तो ये आपका अंतःप्रदाव्य जेलिया हो जाएगा। ठीक है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होता है वो आपका विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। निम्नलिखित में किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं पाई जाती है? तो सेल की उपकला जो होती है उसमें जो होता है चपटी उत्तक पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। सही बोला। श्वसन क्रिया का प्रथम चरण में पायरुवेट अम्ल का निर्माण होता है। हाँ, ये भी सही है। श्वसन के प्रथम ग्लूकोज का विघटन, ये भी सही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है? नहीं, एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता, यहाँ पे पायरुविक अम्ल का विघटन होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक। कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एसईआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? औषधियों और विषों का जो होता है निराविशीकरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जो होता है जाना जाता है? तो आपका राइबोसोम हो जाएगा। ठीक है, राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना बोलते हैं। इनमें से किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का जो होता है पावर हाउस कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली में बोला था ना? आत्महत्या का जो लास्ट बन जाता है तो लाइसोसोम हो जाएगा, लाइसोसोम। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का आत्महत्या थैली बोलते हैं? तो ये आपका जो होता है लाइसोसोम हो जाएगा। लास्ट से समझ लो लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम आपका हो जाएगा। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली या आत्महत्या थैली कहते थे क्योंकि उनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जमा होता है। इन एंजाइमों का उपयोग कोशिका में जटिल अणुओं को पचाने के लिए किया जाता है। लाइसोसोम न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, वसा और प्रोटीन को पचाने में सक्षम है। उनके साथ साथ लाइसोसोम भी अपने स्वयं के एंजाइम द्वारा अपने स्वयं की कोशिकाओं को पचाती है या क्षति पहुंचाती है, जिससे कोशिका को मृत्यु हो जाती है। इस प्रक्रिया को ऑटोलिसिस कहा जाता है। मतलब ऑटो का मतलब अपने आप होता है, तो वो ऑटो होता है। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में किन जीवों पर लागू नहीं होता? विषाणुओं पर लागू नहीं होता। ठीक है, ये देखिए आपको ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। विषाणु पर लगन अभी ये इस बार जब आरआरबी जे के एग्जाम मैंने दिया था उस पर भी ये पूछा था। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? आपका कॉर का निरीक्षण करते हुए किया गया। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की रॉबर्ट हुक ने की थी। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो किसमें मौजूद होता है? वो आपका केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद होता है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। किसको कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। किसको कोशिका के पावर हाउस के रूप में जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। ये आपको बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्यतम वातावरण से जो अलग करता है? ये आपका प्लाज्मा झिल्ली रहेगी। हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। तो अगर आपने अभी तक वीडियो कंटिन्यू कर लिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं जो पढ़ा रही वो सही है। इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों का संरेखण फाइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? ये आपका मेटाफेज है। मेटाफेज। मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में संरेखित होते हैं और ध्रुवीय के तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। सबको पता होगा जीव की सबसे छोटी इकाई आपकी सेल होती है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या हो जाएगी? आपकी कोशिका होती है। ठीक है, कोशिका मिलकर आपके उत्तक बनते हैं। पुट्टिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए इनके से कौन से कोशिकांग जो उत्तरदायी होते हैं? ये आपके गोल्जी काय होते हैं। क्या होते हैं? गोल्जी। पैकेजिंग के लिए आपके गोल्जी काय इंपॉर्टेंट होते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए भी। निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है? संयोजित थैली पाचक एंजाइम। इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम है। ठीक है, लाइसोसोम जो होता है वो आपको संयोजित मतलब पाचक एंजाइम से जो होता है वो भरा रहता है। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसी कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? ये आपका लाइसोसोम। ये क्वेश्चन आपका देख रहे हो आप कितनी बार पूछ चुका है? 6-7 बार तो हो ही क्या होगा। तो आत्मघाती थैली की सुसाइडल बाय लाइसोसोम।
तो इसको आप याद करने बताएं, लाश बन जाता है तो लाश यानी कि आत्महत्या, तो आत्मघाती थैली हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो। लाइसोसोम की खोज की बात करेंगे तो डी डोवे ने की थी। राइबोसोम जो होता है वो बनाते हैं आपके प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम एक जटिल संरचना है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह अंतःप्राद्रव्य की जलिका से जुड़ी रहती है। हरित लवक केंद्र का माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है वो किसने गढ़ा है? ये आपको जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे हो जाएंगे। कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुकी कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। तो आपको लाइसोसोम हो जाएगा, क्योंकि ये मतलब जो भी बाह्य सामग्री मतलब जो भी खराब हो चुका होता है ना, मतलब कोशिकांगों, उसको पचाकर कोशिका को साफ रखते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं इसको आत्महत्या की थैली। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकाओं को क्लांत भी करता है? तो आपका लाइसोसोम हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो था वो असत्य है? पादप कोशिका सामान्यतः जंतु कोशिका से बड़ी होती है। ये आपका सही है। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं, ये भी आपका सही है, क्योंकि आपकी पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, ये भी सही है। तो कौन सा कथन गलत है? पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तियाँ पाई जाती है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तियाँ पाई जाती है, वैक्यूल जो होते हैं वो बड़े होते हैं। इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत में अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? तो ये आपका लसिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लसिका। निम्नलिखित में अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं? अर्धसूत्र 2 चरण में, तो ये सही हो जाएगा। अर्धसूत्रण में परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्र की संख्या दोगुनी हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। अर्धसूत्र के दौरान जनकों कोषों की जिन परिणामी कोषों में से तरह ये भी सही, जन ग्रंथि में ये भी दे दे। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये आपका जो है वो सत्य नहीं है, क्योंकि जो अर्धसूत्रण होता है ना, इसमें मतलब जो परिणामी कोशिकाओं की जो संख्या होती है, गुणसूत्र की संख्या, वो दोगुनी नहीं, दोगुनी आपकी समसूत्री में होती है, इसमें दोगुनी नहीं आधी रह जाती है, ठीक है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। किस कोशिकाओं को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो नाभिक, ठीक है। नाभिक को जो है कोशिका का मास्टर कहा जाता है। किस कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो आपका नाभिक हो जाएगा, ठीक है। नाभिक जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, और सबसे बड़ा कोशिकांग कोशिकाओं सबसे बड़ा कोशिका ही नाभिक हो जाएगा। सबसे छोटा जो होता है वो आपका राइबोसोम्स। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो ये आपका राइबोसोम को प्रोटीन कारखाना बोलते हैं, ठीक है, और बहुत ही सूक्ष्म कण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ये आपका लाइजोसोम। लाइजोसोम जो होता है केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है, इसकी खोज डी डुबे ने की थी, और इसको जो था आत्महत्या थैली भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सुसाइडल बैग। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग होता है? केवल समसूत्रीय रहेगा, ठीक है, समसूत्रीय रहेगा। शरीर में लगी चोट के लिए जो था वो समसूत्रीय विभाजन आ जाएगा। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? कौन है? तो आपका न्यूरॉन जाएगा, ठीक है। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से जो था न्यूरॉन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला जो था वो अणु है? ये आपका जल हो जाएगा। कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला जो है जल हो जाएगा। कोष्ठा सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर लागू नहीं होता? था आपका विषाणु पर लागू नहीं होता, इसके पहले भी हमने पढ़ा था, ये विषाणु पर लागू नहीं होता। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। लाइसोसोम की बात करेंगे तो उसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं, तो फर्स्ट का सी, ये दोनों नहीं होगा, और इन दोनों में देखते हैं, ठीक है। फिर डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए आपका गुणसूत्र रहेगा, ठीक है, तो बी का जो है तो वो बी, तो आपका ये हो जाएगा, ठीक। बाकी आपका माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस होता है, तो ये हो जाएगा, तो सी डी ये हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोशिका प्रक्रियात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो ये आपका कौन करता है? केंद्र करता है, ठीक है। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके द्वारा विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर जो होता है वो स्थित होते हैं, वो अगर मेटाफेज, मध्य रेखा की बात करेंगे तो मेटाफेज हो जाएगा। अब प्लांट सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में जो होता है वो कहाँ पाई जाती है? ये जो कोशिका होती है ना, ये आपकी पादप में जो होती है कहाँ पे पाई जाती है? जड़ में पाई जाती है, ठीक है, रूट में पाई जाती है, जड़ में। ये आपका जड़ में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में मौजूद किसकी मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में देता परिवर्तन कर देती है? तो आपकी जेल हो जाएगी, ठीक है। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है। ये देखो, आप 2022 में पूछा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये पौधों में ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा मृत कोशिकाएँ पाई जाती हैं, तो उनको ज़्यादा मतलब ऊर्जा की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए उनको ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? कोशिका भित्ति जो होती है वो जो पादप होते हैं ना, मतलब जो भी पेड़-वेड़ होते हैं उनको मतलब बाहरी पर्यावरणीय जो भी मतलब पर्यावरणीय कारक होते हैं उससे रक्षा करती है, ठीक है? मान लो तूफान आ गया, बारिश आ गया, तो उनको तो हमेशा बाहर रहना पड़ता है, वो जानवरों की तरह अंदर तो नहीं जा सकते ना, इसलिए उनको उनमें कोशिका भित्ति होता है ताकि वो मतलब रक्षा कर सके अपनी, ठीक है? इसलिए उनमें होता है। कोशिका में केंद्रक के तरह निम्नलिखित में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के जो होता है अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है? अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिकाओं के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? ये आपके राजधानी में जो वैक्यूल होते हैं वहाँ पे। पर्णहरित क्लोरोफिल वर्ण कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? तो ये आपके हरित लवक में मौजूद होता है। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं केवल पादपों में पाए जाते हैं? तो ये आपके लवक लवक जो थे केवल पादपों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में दिखाएगा पादप कोशिका में हम अवशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? अवशिष्ट उत्पाद का मतलब होता है अवशिष्ट उत्पाद जो होता है हमको राजधानी में मिलते हैं और राजधानी आपके यहाँ पे होता है बीच में, तो इसलिए 4 इसका ऑप्शन सही रहेगा। 3 4 उधर दिखाए गए, यहाँ पे राजधानी होती है, यहीं पे अवशिष्ट उत्पाद पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिकाओं में स्टार्च प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? तो आपका अवर्णीय लवक हो जाएगा, ठीक है? अवर्णीय लवक जो होता है ये आपका स्टार्च प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है। निम्नलिखित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिकाएं जो होते हैं वो कहाँ पाई जाती है? आपके पत्ती और परोह में पाई जाती है। यहाँ पे पत्ती और परोह में। रंगहीन लवक जो होता है क्या कहलाता है? रंगहीन की बात करें तो ये आपका ल्यूकोप्लास्ट रहेगा। इसी में आपका जो है स्टार्च लिपिड प्रोटीन के स्टार्च लिपिड प्रोटीन ये सब मिलते हैं, ठीक है? कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषित होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होते हैं? प्लाज्मा झिल्ली के जो होते हैं इनफोल्डिंग में अंतर्वैजन में, ठीक है? पादप कोशिकाओं की भित्तियां किससे बनी होती है? आपकी सेलुलोज से बनी होती है। पादप कोशिकाओं की जो भित्ति होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेलुलोज। जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको सेलुलोज बोलते हैं। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषक के दोनों प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो आपका हरित लवक हो, क्या देगा? हरित लवक। क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? ये आपका मैग्नीशियम उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? ये आपका लवक जो हो जाएगा वो आपको पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? ये आपका एंथोसायनिन्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एंथोसायनिन्स। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये आपका एंथोयासिन के कारण होता है। किसके कारण? एंथोयासिन। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट जो होता है जो कि इसके कारण पत्तियां मतलब हरी हरी रहती है, क्लोरोफिल। ये आपका जो होता है पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका सॉरी पादप में पाया जाता है, ठीक है? पशु में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? ये आपका क्लोरोफिल हो जाएगा। उस वर्ण का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है, तो ये आपका क्लोरोफिल हो जाएगा। तीसरा एनिमल टिश्यू से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर वक्र नलिकाओं की भित्तियों का जो है निर्माण करता है? ये आपका उपकला उत्तक हो जाएगा, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया को विभिन्न विचित्र अंग क्यों माना जाता है? इसलिए इसको हम विचित्र अंग मानते हैं क्योंकि इसका अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं, ठीक है? क्योंकि इनमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए इसको जो होता है वो मतलब विचित्र अंग बोलते हैं। निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचालन के लिए जो होता है मुख्यतः उत्तरदायी है? ये आपका पेशी और संयोजित ऊतकों का संयोजन, ठीक है? पेशी और संयोजित ऊतकों का संयोजन जो हो जाएगा वो मानव शरीर के संचालन के लिए जो है मुख्यतः उत्तरदायी है। हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? कि आपका संयोजित यानी कि कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और फिर आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? ये आपका वसा ऊतक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वसा ऊतक। इनमें से कौन सा उत्तक उत्तक की जो मरम्मत होती है उसमें मदद करता है? तो ये आपका जो है एरियोलर उत्तक जो होता है उत्तक की मदद करता है, ठीक है? उत्तक की मरम्मत में। हमारे शरीर में वसा संचयक उत्तक जो होता है वो कौन सा है? तो ये आपका एडिपोज उत्तक। कौन सा एडिपोज उत्तक हमारे में जो होता है वसा संचयक उत्तक है? उत्तक क्या होते हैं? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से देखने में और कार्य करने में समान होती है वह आपके उत्तक होती है।
उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशी कोशिकाएं उन मांसपेशी को बनाती है जो शरीर की गति समझते को क्या कहा जाता है, इसको उत्तक बोलते हैं। ठीक है। रक्त और हड्डियां जो होता है किसके उदाहरण होते हैं? रक्त और हड्डियां ये आपके कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण, ठीक है, संयोजी उत्तक के उदाहरण होते हैं। मनुष्य में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को जो पहचाना है तो संयोजी उत्तक मतलब अभी पढ़े है ना, रक्त और हड्डी रहेगा। तो कौन सा एक संयोजी उत्तक होती है? आपका हड्डी जो होता है वो आपका संयोजी उत्तक हो जाएगा। एक संयोजी उत्तक है तो आपका रक्त हो जाएगा, रक्त और हड्डी। रक्त किस प्रकार के उत्तक का एक उदाहरण? रक्त जो होता है संयोजी उत्तक हो जाएगा। रक्त क्या होता है? रक्त जो होता है कि आपका संयोजी उत्तक होता है। हमारे शरीर की हड्डी में कौन से उत्तक पाए जाते हैं? हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं? हमारे शरीर की हड्डी में कौन से उत्तक पाए जाते हैं? जो आपके संयोजी हो जाएगा। हड्डी और रक्त में जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, यानी कि संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। मुंह की परत जो है किससे बनी होती है? ये आपकी जो है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से हो जाएगा, पपड़ीदार उपकला हो जाएगा। ठीक है। हमारे शरीर में कई अंग हैं, इनमें से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो ये आपका त्वचा जो रहेगा सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको ऊपर से नीचे हर जगह आपको त्वचा मिल जाएगा। ठीक है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक बनता है, वो आपको जो था मांसल उत्तक बन जाएगा। ठीक है, मांसल, सॉरी मांसल नहीं, ये आपका गलत है, ये आपका वसा हो जाएगा। ठीक है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच जो था वसा उत्तक बनता है। निम्नलिखित में कौन सा एक पशु उत्तक नहीं है? पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक, तंत्रिका उत्तक। ये चारों उत्तक जो होते हैं आपके पशु उत्तक है। तो आई थिंक इसके लिए सबको मतलब मार्क्स मिले होंगे, क्योंकि खुद ही उससे गलत सही आंसर दिया ही नहीं था। तो पेशी उत्तक, संयोजी, ये चारों आपके पशु उत्तक है। कौन से उत्तक हमारे मुंह के आंतरिक अस्तर को जो बनाता है? तो आपका सरल स्क्वैमस एपिथेलियम हो जाएगा। ठीक है, सरल स्क्वैमस एपिथेलियम उत्तक जो है हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किसमें मौजूद होता है? तो आपका त्वचा में हो जाएगा। उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है, तो आपका संयोजी उत्तक में जो है मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है। पेशी उत्तक जो होता है कितने प्रकार की होती है? आपके 3 प्रकार के हो जाएंगे। पेशी उत्तक 3 प्रकार की होती है। ठीक है, रेखित पेशी, अरेखित पेशी, हृदय पेशी। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्यतम परत क्या था? बाह्यतम जो था एपिडर्मिस रहेगा। ठीक है, बाह्यतम परत जो था एपिडर्मिस इसको बोलते हैं। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा आपका एपिडर्मिस रहेगा। ठीक है। निम्नलिखित में संयोजी उत्तक नहीं है। अस्थि उत्तक संयोजी है, उपास्थि संयोजी है, तर्क संयोजी है। लेकिन जो तंत्रिका कोशिका ये आपका संयोजी उत्तक नहीं बल्कि तंत्रिका उत्तक हो जाएगा। ठीक है, तंत्रिका उत्तक का पार्ट हो जाएगा। स्क्वैमस एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहाँ संकुचन और विश्राम होता है, जहाँ अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। किस प्रकार की कोशिका से जो है त्वचा बनी है? तो अधिचर्म कोशिका से जो होता है वो त्वचा बनी है। उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं तो आपके एपिथेलियल, एपिथेलियल उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। जंतु कोशिकाओं में वक्र को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए किसकी एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है? तो ये आपका आयातित फल की जो क्यूबॉइडल होता है ना, वो जो होता है इसकी आंतरिक परत को निर्मित करता है। कौन से उत्तक प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? तो एपिथेलियम, एपिथेलियम उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं किससे पाई जाती है? आपके संयोजी उत्तक में जो है हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अवकाश होता है एरियोलर टिश्यू किसके बीच एक पूरक उत्तक फिलर टिश्यू का काम करता है? तो आपका त्वचा और मांसपेशियों के बीच काम करता है। निम्न में लाल चमैनी संयोजी उत्तक है, ये आपका रुधिर, रुधिर जो होता है वो आपका संयोजी उत्तक है, ऊपर से लाल हो जाएगा, लाल चमैनी संयोजी उत्तक रुधिर हो जाएगा। उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, ये आपका वाहिकाएं हो जाएंगे। ठीक है, वाहिका उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। पुराने जाइलम में किस प्रकार के अवशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? यहाँ पर रेजिन और गोंद रहेगा। ठीक है, रेजिन और गोंद रहेगा। पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? ये आपका कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद रेजिन के रूप में संचित होते हैं। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक जो है पहुंचाया जाता है? ये आपको जड़ों, बीजों, फलों और बीजोत्तक तक जो है पहुंचाया जाता है। कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का जो है सही निरूपण करती है? ठीक है, तो भोजन की गति का सही निरूपण जो हो जाएगा वो आपका शी जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, सी आपका इसलिए है क्योंकि यहाँ का एक दिशा में है ना, ऊपर से बस नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए सी हो जाएगा।
एक दिशा में जो होता है वो फ्लोएम होता है, ठीक है। जाइलम जो होता है वो दोनों दिशाओं में होता है, इसलिए बाकी सब जो हो जाएगा वो आपका फ्लोएम नहीं होगा, लेकिन ये आपका फ्लोएम हो जाएगा क्योंकि इसमें एक दिशा में आ रहा है, ऊपर से देखिए नीचे आ रहा है। इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में समन्वितता का भाग जो होता है नहीं होती है? कोलेनकाइमा जो होता है ये जो होता है नहीं होता है। फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बाद निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है? फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा का उपभोग एटीपी द्वारा, तो ये सही हो जाएगा। आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में लाया जाता है, ये भी सही। फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का प्रयोग होता है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सुक्रोज के कारण पराशर दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है, ये भी आपका। तो कौन सा कथन असत्य है? तो ये आपका असत्य है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? तो जो लिग्निन नामक जो वो होता है ना, वो लिग्निन नामक पिगमेंट होता है, वो आपका जो होता है वो जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? ये आपके पत्ती और राजधानियां पुराने जाइलम में संग्रहित करते हैं। फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक है जो किसका परिवहन करता है? ये आपका पोषकों का, ठीक है। जो भी पोषण होता है उसको देता है, पूरे पेड़ में वो करता है, ठीक है। फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक है जो किसका परिवहन करता है? पोषकों का। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशेष गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया? तो आपका संवहनी ऊतक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से उत्सर्जी उत्पाद पौधे के पुराने जाइलम में जो तो संग्रहित होते हैं? तो रॉल हो जाएगा। पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर किसमें संचित होते हैं? तो आपके पुराने जाइलम में जो होता है वो संचित होते हैं। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादपों के अन्य भागों तक परिवहन करता है? तो आपका फ्लोएम हो जाएगा, ठीक है। पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है, आपका फ्लोएम हो जाएगा। चालनी पट्टिकाएं जो होता है वो किसमें पाई जाती है? चालनी पट्टिकाएं जो तो फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? फ्लोएम नली जो होता है वो कोशिकाओं में जो जाएगी वो आपकी पाई जाती है। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रह रहते हैं, इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? वास्तविक और उल्टा स्थान का उपयोग किया जाता है। जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता? तो आपका जाइलम तंतु जो होता है जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है, मेरिस्मेटिक विकास हो जाएगा। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? ये आपका जो है स्क्लेरेन्काइमा। कोई भी कठोर चीज आए ना किसी भी पादप का, तो वो स्क्लेरेन्काइमा के कारण ही होता है, ठीक है। जाइलम में कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधे में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? ये आपको वाहिका और वाहिका हो जाएंगे, ठीक है। एक लंबा वृक्ष अपने अवशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? ये आपका पुराने जाइलम में संग्रहित कर सकता है। किस पादप में मोटी की कोशिका वृत्ति वाली ऐसी कोशिका हमें कहाँ मिल जाती है? आपकी फ्लोएम में हमें मिल जाती है। पैरेन्काइमा से पौधों में समानता पाए जाने सरलता बताइए। कुछ पौधे इसे हरित लवक और वायु को कहा जाता है। अच्छा, मतलब क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा की कहते हैं। क्लोरेन्काइमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। और एरेन्काइमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वायु अवकाश होता है जो उसे तैरने में उनकी सहायता करती है, इसलिए ऑप्शन सी 1A जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाला अपशिष्ट उत्पाद गोंद और रॉल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं? ये आपके पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है? ये आपका सहचर कोशिका जाइलम का एक घटक नहीं होती। वाहिका होती है, वाहिनी होती है, मृदु तक होती है, लेकिन ये जो होता है वो नहीं होता है। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिका उत्तरदायी होती है? आपकी पैरेन्काइमा हो जाएगी, ये उत्तरदायी होती है। पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो होता है वो गलत हो जाएगा? कौन सा कथन गलत है? तो आपका अवशिष्ट पर पुराने जल में जल ये सही रहेगा। प्रकाश संश्लेषण पर स्टॉर्च के रूप में संचित, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। स्टॉर्च के रूप में संचित नहीं हो जाएंगे, ये आपका गलत, तो ये आपका सही रहेगा। इस क्वेश्चन में गलत पूछा है तो ये आपका गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? तो आपका मेरिस्मेटिक उत्तक जो था पशु उत्तक का प्रकार नहीं है। त्वची उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक हो जाएगा, ठीक है। मेरिस्मेटिक आपको पादप वाले में पाया जाता है। किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों को जल का परिवहन करता है? ये आपका जाइलम उत्तक हो जाएगा। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिजों के परिवहन का सक्षम करता है? तो आपका जाइलम। मृदुतक और स्थूल उत्तक किस उत्तकों के प्रकार है? ये आपका सरल अस्थायी उत्तक, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की एमसीक्यू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर आप
अपना कोई सजेशन देना चाहो तो आप कमेंट में ज़रूर करना वीडियो कैसी लगी।